नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 2022 प्रीलिम्स के टारगेट बैच के तहत ये आपको छठवां वीडियो दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। सामान्य अध्ययन में उन प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, या तो जिस सेक्शन से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और या तो वो सेक्शन जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा ज़्यादा प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की ये श्रृंखला है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट में उन प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो कि अपने पूर्व में जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही थी उसमें या तो उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया था, या तो उन प्रश्नों को फिर से दोहराना जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये छठवीं श्रृंखला। इसमें है, पहला प्रश्न है, ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा भारत। याद रखिएगा, ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5 हैं। अगला है कि विश्व की आबादी में ब्रिक्स का 41% और विश्व की जीडीपी में 24% की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित एक मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है। तो प्रश्न यह है कि इनकी स्थापना कहाँ की गई? तो आपका जवाब होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको आप भेल के नाम से जानते हैं, हैदराबाद में हुई। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए रानीखेत, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, एक त्योहार के संदर्भ में चर्चा हो रही है जो कि एक कृषि त्योहार है। क्या नाम है उस त्योहार का? नुआखाई जुहर। इस नुआखाई जुहर जो कि एक कृषि त्योहार है, इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, पूर्व मंत्री KJ अल्फांस द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई। अगला है कि चिली के एक नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा गैब्रियल बोरिक। यानी गैब्रियल बोरिक कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो आपका जवाब होगा चिली के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक तथ्य और इंपॉर्टेंट है कि चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का वास्तुकार के तौर पर जाना जाता है। अगला, अभी एक हाल ही में झील की चर्चा हुई है जिसका नाम है सोमगो झील। इसको कई जगह पे तसोमगो झील या चंगू झील के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर स्टैब्लिश है? सिक्किम में। आप इनके तीनों नाम को याद रखेंगे और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसका स्टैब्लिशमेंट कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला है रानी वेलु नचियार जयंती। ये रानी वेलु नचियार जयंती कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को मनाई गई। अब प्रश्न ये उठता है कि रानी वेलु नचियार कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु के शिवगंगा रियासत की रानी थी ये। दूसरी बात कि तमिलनाडु में रानी वेलु नचियार को वीर मंगई के उपनाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोसर महोत्सव। याद रखिएगा, लोसर महोत्सव एक बौद्ध समुदाय से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध मुख्यतः तिब्बत के क्षेत्र से है। लोसर महोत्सव जो है, लोसर का मतलब होता है नए साल से संबंधित है, और याद रखिएगा ये लोसर महोत्सव नए साल के उत्सव के तौर पे मनाया जाता है और भारत में लद्दाख के क्षेत्र में जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं ये लोसर महोत्सव को मनाते हैं। अगली एक स्कीम से संबंधित प्रश्न है, ग्राम उजाला कार्यक्रम। चूंकि ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कवर कर रहा है और वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय इलाका है, इसलिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम उजाला कार्यक्रम जो कि मार्च 2021 में प्रारंभ हुआ, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? इसमें जो कार्यशील पुराने बल्ब है, इनके बदले में आपको 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में नया LED बल्ब मिल जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि इसका वितरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा EESL के स्वामित्व वाली एक कंपनी है, ये नाम कट गया है, उसका नाम है CESL। यानी कि EESL कंपनी के स्वामित्व के अंतर्गत ये आती है। कौन सी? CESL। इसके द्वारा बल्ब का वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कई बार आपने देखा होगा कि ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से कुछ देशों के समूह को कुछ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे आपके परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, किनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियाई देश? याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को सम्मिलित तौर पर स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। जब इन देशों के साथ फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह मिल जाता है तो फिर इसको सम्मिलित तौर पर नार्डिक देश के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर जो फैरो द्वीप समूह है, इसके बारे में जान लीजिए कि फैरो द्वीप समूह डेनमार्क के अंदर एक स्वायत्त देश के तौर पर द्वीप समूहों का एक देश है। ठीक है। अगला देखिए, पुर्तगाल और स्पेन को मिला दिया जाए तो आइबेरिया के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्रश्न अधिकतर प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। अगला है, जनवरी 2022 में RBI ने एक ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सुविधा प्रारंभ की। इसके अंतर्गत अधिकतम 200 रुपए की भुगतान सीमा
निर्धारित की गई है। ये ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट नाम से आप समझ गए होंगे, इसमें बिना इंटरनेट के पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला है एक आरबीआई का अधिनियम है 1934। इसकी एक दूसरी अनुसूची में कुछ बैंक शामिल हैं। जो इस आरबीआई 1934 की दूसरी अनुसूची में जो बैंक शामिल हैं उनको अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल गया। अब अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में फिर अनुसूचित बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो याद रखिएगा 4 हो गई। कौन कौन से बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक, फिर है फिनो पेमेंट बैंक और उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये 4 अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आए हैं। याद रखिएगा, अनुसूचित बैंक जो है, अभी हमने जो ये चर्चा की कि आरबीआई के 1934 के दूसरी अनुसूची में है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुसूचित वाणिज्य बैंक और दूसरा होता है अनुसूचित सहकारी बैंक। याद रखिएगा, बजट 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक की देश में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया बजट 2022-23 में। ठीक है, तो अब आपने कोरिलेट भी कर लिया कि अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और करंट में इससे लेकर बजट में क्या डेवलपमेंट है। एक बात याद रखिएगा, बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो आगामी किसी भी एक वीडियो में आपको एक जगह जो भी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट फैक्ट है उनको दे दिया जाएगा। आपको पूर्व की वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को एक जगह दिया जा चुका है। अगला देखिए, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम क्या है? तो उसका नाम है बैजयंत पांडा समिति। ये जो बैजयंत पांडा समिति है ये क्या करेगी? ये एनसीसी, जिसको आप राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जानते हैं, इसकी समीक्षा के लिए ये बैजयंत पांडा समिति गठित हुई है। अगला है करंट से ही रिलेटेड है। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को 157वीं जयंती मनाई गई। यानी कि उनका जन्म 18 जनवरी 1865 को हुआ। इस आधार पर 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कुछ घाटियां हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। जैसे जुगु घाटी कहाँ पाई जाती है? तो आपका सीधा जवाब होगा नागालैंड। मरखा घाटी लद्दाख में, युथांग घाटी सिक्किम में, शांत घाटी केरल में, यांगला घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी कहाँ पे है? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड में। अगला देखिए, सिखों के जो 5वें गुरु हैं जिनका नाम क्या है? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने नाना साहब की जो उपदेश जो कि छोटी छोटी कविताओं के फॉर्मेट में था, इनको अपने आदि ग्रंथ में संकलित किया है। इन छोटी छोटी कविताओं को जो कि नाना साहब के उपदेश के तौर पर हैं, इनको संकलित जो नाम से किया गया उसका नाम है जपजी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जपजी क्या है तो आप सीधे जवाब देंगे कि जो नाना साहब की छोटी छोटी कविताएं आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं अर्जुन देव द्वारा, उनको जपजी कहा जाता है। अगला है एक समिति बनी है। मैंने आपको पूर्व में जो भी पहले की समितियां हैं उसके पूर्व में एक वीडियो में मैंने आपसे चर्चा कर दी थी। कुछ जो भी नई समितियां बनी हैं करंट अफेयर्स की, उनको अतिरिक्त आपको कवर करा दिया जा रहा है ताकि आपसे यदि परीक्षा में पूर्व की किसी समिति को पूछे तब भी आप जवाब दे जाएं, और अगर किसी नई स्टैब्लिश किसी समिति के बारे में पूछा जाए तब भी आप जवाब देने की स्थिति में रहें। एक समिति है जिसका नाम है GN वाजपेयी समिति। GN वाजपेयी समिति ये दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने इसमें इंग्लैंड को हराकर इसे जीत लिया है। और याद रखिएगा, ये 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। यानी अब तक उन्होंने 5 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीत लिया और इस बार का मैच उन्होंने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, आधार रेखा, रिपोर्ट और डैशबोर्ड, ये किसके द्वारा जारी किया गया? चूंकि भारत का ये पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को मैंने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में भी समाहित किया है, लेकिन ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पुनः दोहराया जा रहा है। ये नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें सहयोग किसका लिया गया? UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल की इसमें सहयोग ली गई। अगला है, कुछ यात्री हैं जो कि मध्यकालीन राजाओं के कार्यकाल में भारत की यात्रा पर आए, जरा उनकी चर्चा कर ली जाए। उनका क्या नाम है, वो कब आए, उन्होंने क्या कहा, इससे संबंधित। पहला नाम है पीटर मुंडी का। पीटर मुंडी ये इटली का यात्री था, पहली बात। दूसरी बात कि ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखिएगा, पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। अगला नाम है लिंच टेन। ये जो लिंच टेन है ये एक डच यात्री था और 1583 में ये अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया। अगला है 1608 कैप्टन हॉकिंस। यह प्रश्न काफी पॉपुलर है। इसके साथ एक व्यापारी भी आया था जिसका नाम था विलियम फिंच। ये दोनों जहांगीर के समय में भारत की यात्रा पर आए। याद रखिएगा, ये जो विलियम फिंच है
इसने अपने यात्रा विवरण को लिखा जिसका नाम है जॉर्ज जनरल, और इस यात्रा विवरण जॉर्ज जनरल में उसने जहांगीर का प्रेम प्रसंग अनारकली के साथ स्टैब्लिश किया, उसका वर्णन किया है। अगला है पर्यावरण से के क्षेत्र में उसको संरक्षित करने के लिए कुछ आंदोलन है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। अब जरा चिपको आंदोलन में जो महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे उनके नाम की चर्चा हो जाए तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इसमें प्रमुख हैं। अगला है बिश्नोई आंदोलन। याद रखिएगा बिश्नोई आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये राज्य कौन सा कवर करता है तो ये राजस्थान, और इसमें नेतृत्व करता कौन है तो जाम्भोजी महाराज। अगला है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है और इसमें नेतृत्व करता कल्याण सिंह रावत है। अगला एक वंश है जो काफी पूछा जा रहा है इस समय, नाम है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन है तो विजय सेन। अगर पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र में शासन किए तो आपका जवाब होगा बंगाल के क्षेत्र में। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो सेन वंश के संस्थापक विजय सेन थे, इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था उमापति धारा। उमापति धारा ने एक प्रशस्ति पत्र लिखा, क्या है उसका नाम क्या है देवपारा प्रशस्ति। इसमें उन्होंने सेन वंश के बारे में विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, अगला देखिए पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया तो आपका सीधा जवाब होगा आलिया। अगला प्रश्न है भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। जो मीठा खीरा है उसको डीजीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है तो याद रखिएगा नागालैंड से। अगला है असम में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है दिमासा जनजाति। ये असम की दिमासा जनजाति चावल से एक शराब का निर्माण करती है जिसका नाम है जूडीमा। ये जो जूडीमा शराब है जो कि चावल से निर्मित होती है, दिमासा जनजाति जो कि असम में रहती है, इसको जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला है हर घर नल से जल की जो योजना है इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है तो आपका जवाब होगा 2024 तक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है तो आपका सही जवाब होगा 25 नवंबर को। याद रखिएगा 25 नवंबर के अगले ही दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इसका जवाब क्या होगा 26 नवंबर। अब देखिए इस प्रश्न को अगर आपको कोरिलेट करना होगा तो कैसे किया जा सकता है, जरा माँ की ममता और दूध से इसको कोरिलेट करिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को, महिला यानी माँ के स्वरूप, और अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी 26 नवंबर। इसको आप एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं एज ए ट्रिक। अगला देखिए कुछ साइंस उसमें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा कई बार घटनाओं को कालानुक्रम करने का एक नया पैटर्न यूपीपीएससी ने शुरू किया है। जरा इस पैटर्न को समझते हुए उसको टारगेट करने का प्रयास किया जाए। याद रखिएगा आपको मैंने पिछले वीडियो में कुछ घटनाओं का कालानुक्रम दिया था, मैं एक एक वीडियो में इन घटनाओं के कालानुक्रम को आगे बढ़ाता जाऊंगा। अगर मैं एक जगह दे देता तो आपके लिए लेंदी हो जाता, अगर मैं टुकड़ों में दूंगा तो आप उसको धीरे धीरे कोरिलेट करके एक श्रृंखला डेवलप कर लेंगे। चलिए देखिए इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा जब मैंने आपसे असहयोग आंदोलन जो कि 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद कुछ नए डेवलपमेंट हुए, यानी नई पार्टी का गठन हुआ, कुछ लोग नाराज हुए थे जो कांग्रेस छोड़कर गए। उसी क्रम में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई। याद रखिएगा मैंने यहां पर लिख दिया है कि असहयोग आंदोलन की वापसी की प्रतिक्रिया के तौर पर। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई तो नवंबर 1927 में। याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी और इस समिति में 7 सदस्य थे। दूसरी बात, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी तो याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधार के लिए सुझाव मांगे गए। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के क्या व्यवहारिक उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसके क्या लीक पोल है या उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इस बात को जानने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। जब साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ, फिर वो भारत कब आया तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो 3 फरवरी 1928 को। याद रखिएगा साइमन कमीशन में कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे और कई जगह इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में पंजाब में लाला लाजपत राय इसके विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और पुलिस के द्वारा बर्बर लाठियों से हमले के बाद वो चोटिल हुए और अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अगला देखिए नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई। याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू द्वारा दिया गया। अगला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में सरदार पटेल द्वारा गुजरात के किसानों की जो लगान वृद्धि हुई उसके विरोध में किया गया। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर हमला।
ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंके गए, ये 8 अप्रैल 1929 को, और इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। अगला है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। याद रखिएगा, इसी ही आप पूर्ण स्वराज की मांग के नाम से जानते हैं, जो कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान आया। और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इसी के बाद स्वाधीनता दिवस के तौर पर 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और यही कारण है कि 26 जनवरी को ही 1950 में संविधान लागू हुआ और इस दिवस को गणतंत्र दिवस के तौर पर आप मनाते हैं। अगला टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं। ये प्रश्न उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको पीसीएस और लेखपाल या बीडीओ एग्जाम देना है। याद रखिएगा, ये पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि ये पीसीएस से ज्यादा लेखपाल के लिए जरूरी है। ठीक है, आइए इसको जरा देखते हैं समिति और उनके सुझाव को, और ये कब स्टैब्लिश हुई। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में स्टैब्लिश हुई, और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बात कही, और साथ ही साथ इसे आप प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव के तौर पर इस समिति ने दिया। अगला है संथानम समिति। ये 1963 में स्टैब्लिश हुई, और इसने पंचायत संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण संबंधित अपने सुझाव दिए। अगला है सादिक अली समिति। ये 1964 में स्टैब्लिश हुई, और इसे राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती सुधार के सुझाव देने के लिए स्टैब्लिश किया था। अगला है अशोक मेहता समिति। ये 1977 में स्टैब्लिश हुई। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की, साथ ही साथ पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल के भाग लेने की सिफारिश भी अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया। एक बात और अशोक मेहता समिति की इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने न्याय पंचायत के गठन की भी बात की। अगला है पीवी के राव समिति। ये 1985 में स्टैब्लिश हुई। अगली समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। याद रखिएगा, इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की इसने वकालत की थी। अगली समिति है पी.के. थुंगन समिति। ये 1988 में पंचायती राज संविधान संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए वकालत की। चूंकि 86 में बात नहीं मानी गई, इसलिए पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन को लाया गया। ये बात भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, कई बार पीसीएस में इन समितियों की एस्टेब्लिशमेंट का सही क्रम पूछ दिया जाता है, इसलिए इस दृष्टिकोण से भी आप इस प्रश्न को गौर रखेंगे। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया, और उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 को अगर पूछा जाए कि कब लागू किया गया या ये कब प्रभावी हुआ, तो आपका जवाब होगा 24 अप्रैल 1993 को। अगला देखिए, उत्तर भारत की कुछ नदियों के नाम, और याद रखिएगा यहां से संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछे गए। अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से निकली है। और अगर ये पूछा जाए कि सिंधु नदी कहां पर जाकर मिलती हैं या अपना जल कहां गिराती हैं, ये या किस जल के साथ संगम करती हैं, ये आपका जवाब होगा अरब सागर में। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी लाहौल, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहां पर एक बड़ा लाचा दर्रा है, वहां से निकलती हैं, और ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि चिनाब नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। अगला है रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं, और अपना जल रावी नदी चिनाब नदी में मिला देती है। अगला है झेलम नदी। याद रखिएगा, पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग झरने से झेलम नदी निकलती है, और ये अपना जल कहाँ मिला देती है, तो ये चिनाब नदी में अपना जल मिलाती है। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हिमालय का कुछ प्रादेशिक विभाजन हुआ है। ये नदियों के संदर्भ में देखिए, तो सिंधु और सतलज के बीच वाला जो हिस्सा है, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच का हिस्सा कुमायूं हिमालय कहलाता है, और काली और तिस्ता के बीच का हिस्सा नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिस्सा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रश्न, किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से समान उपयोगी हैं ये। अगला है कुछ विभिन्न योजनाओं को लिया गया है, और याद रखिएगा, इसमें मैंने प्रारंभिक तौर पर जो कि 2015 और 16 की नई, मतलब ये जो योजना है, इनको मैंने लिया है। बाद में मैं इसको क्रमशः आगे बढ़ाता जाऊंगा ईयर के तौर पर, लेकिन यहाँ हम लोग 2015 और 16 की योजना को देखेंगे। उसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री विकास योजना। इसे 15 जुलाई, कौन सी विकास योजना? कौशल विकास योजना। तो ये 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसे 9 मई 2015 को शुरू किया गया। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। इसे 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। याद रखिएगा, कई बार ऐसा कर दिया जाता है कि जैसे आप लोग केवल ईयर याद कर लेते हैं, और मान लीजिए अगर इन योजनाओं का क्रम पूछ दे कि इनको इनके शुरू करने के क्रम के हिसाब से इसको
सेट करिए तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि ये घटनाएं या ये योजनाएं 2015 की हैं, फिर आपको वहाँ क्रम में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव होगा कि कम से कम इन योजनाओं का आपको डेट भी याद होना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को शुरू हुई। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये 9 अगस्त 2016 को शुरू हुई। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को शुरू हुई। और अगली योजना है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको आप ई नाम के नाम से जानते हैं, इसे 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। स्टार्टअप इंडिया योजना, जो कि 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई, और याद रखिएगा स्टार्टअप डे के तौर पर 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखिए, कुछ नवीन संविधान संशोधन है, उनको देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। पहला है कि 100वां संविधान संशोधन, ये 2015 से संबंधित है। इसमें भारत और बांग्लादेश के भू समझौते के बारे में व्यवस्था की गई। अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। याद रखिएगा इसमें जीएसटी के बारे में बात की गई, और इसके अंतर्गत कुछ नए अनुच्छेद ऐड किए गए, जैसे 246A, 269A और 279A, यानी कि 246A, 269A, 279A, ये 3 नए अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। याद रखिएगा कई बार ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये विधेयक के तौर पर किस क्रम का है। यानी ऐसे समझिए कि जब कोई भी, जैसे ये अधिनियम बनने से पहले जब संसद उसको पास कर देती है तो वो अधिनियम बन जाता है। जब उसको एज ए विधेयक सरकार लेके आती है तो उसका क्रम इसका कौन सा था, ये 122वां था। अगला है 102वां संविधान संशोधन, ये 2018 में, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके अंतर्गत 2 नए अनुच्छेद ऐड किए गए, 338 ख और 342 क। और दूसरी बात कि 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है, इसे अगर एज ए विधेयक देखा जाए तो ये 123वां। अगला देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को, जिनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। यहाँ ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक तौर पर जो कमजोर वर्ग है उनको 10% के आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत दी गई। इसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 15 में सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 में भी सब क्लॉज 6 जोड़ा गया। याद रखिएगा विधेयक के तौर पर इसका क्रम 124वां है। अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया गया। दूसरी बात, 104वें संविधान संशोधन 2019 में ही लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम का निर्देशन होता था उसे अब समाप्त कर दिया गया। यानी जो लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करते थे राष्ट्रपति महोदय, और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीयों को नामित करते थे राज्यपाल महोदय, अब ये व्यवस्था 25 जनवरी 2020 से समाप्त हो गई। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 104वां संविधान संशोधन एज ए विधेयक का क्रम क्या था, तो आपका सही जवाब होगा 126वां। अगला देखिए 105वां संविधान संशोधन, जो कि एक करंट का भी टॉपिक है। ये केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार पुनः प्राप्त हो गया 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर इसको एज ए विधेयक आप देखें तो इसका क्रम 127वां है। जो लोग ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के साथ रेगुलर टच में रहते हैं उनको मालूम होगा, ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी टैब में आपसे पूछ चुका हूं मैं इसको। अगला देखिए, इंडियन इनिंग्स द एनर्जी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही जवाब होगा अयाज मेनन। अगला है एक योजना है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। अगला है एक, मैंने आपको पिछले वीडियो में कई महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश का नाम बता दिया था। एक नया डेवलपमेंट हुआ है माउंट सेमरू ज्वालामुखी में, जो कि इंडोनेशिया में है। वहां पर विस्फोट हो गया, इसलिए माउंट सेमरू ज्वालामुखी चर्चा में आ गया, और ये कहां पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। अगला है विश्व का प्रथम देश जिसने 5 दिन से कम कर 4.5 दिन वर्क वीक के तौर पर करने की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अगला है कुछ अधिनियम कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ अधिनियम बताए थे, उसमें कुछ अधिनियम और ऐड ऑन कर लीजिए। एक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 1986 से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको आप NFSA के नाम से जानते हैं, ये 2013 से संबंधित है। इस प्रकार आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया। ये श्रृंखला सतत परीक्षा तक जारी रहेगी। आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल धैर्य के साथ, आत्मविश्वास रखते हुए कि आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन तैयारी है, आपकी तैयारी के अलावा किसी की तैयारी कोई मुकाबला नहीं रखती है, इस दृढ़ विश्वास के साथ
एग्रेसिव पेशेंस की अवधारणा को शामिल करते हुए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप जो भी संभव प्रयास होगा वो आपके लिए निश्चित तौर पर करेगा। आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को एप्रिशिएट कर रहे हैं, ये इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।